Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार मेरे YouTube चैनल शॉर्ट टाइम स्टडीज़ में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री। इंटरमीडिएट में हिस्ट्री में जो पूछे जाने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हमने 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लाया है दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। हमने यहाँ पे असेंबल किया है जो पिछले वर्ष के जो क्वेश्चन आए हुए हैं और जो आने वाले क्वेश्चन है दोस्तों मॉडल सेट से, उसमें दोनों से हमने उठाया है दोस्तों। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक है दोस्तों। और एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होना चाहिए दोस्तों। अगर यहाँ से आप क्वेश्चन कर लेते हैं दोस्तों, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत सारा टाइम आपका बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका टाइम बच जाएगा तो आप उसको दूसरे सब्जेक्ट्स या दूसरे चीज़ों में कंसंट्रेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज यहाँ पे हिस्ट्री के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इंटरमीडिएट 12th क्लास बिहार बोर्ड में आने वाले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन से। ठीक है दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, बिहार बोर्ड इंटर एग्जामिनेशन हिस्ट्री इम्पोर्टेंट MCQ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों एक बार मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यहाँ पे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए दोस्तों, ताकि सबका भला हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है? सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला कहा जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोहनजोदारो। मोहनजोदारो एक ऐसा स्थल है दोस्तों जो मृतकों का टीला कहा जाता है, जिसको दोस्तों सिंधु सभ्यता का। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता कहलाता है। भारतीय पुरातत्व का पिता कौन कहलाता है दोस्तों? तो भारतीय पुरातत्व का पिता कनिंघम कहलाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि सिंधुवासी निम्न धातु का उपयोग नहीं करते थे। सिंधुवासी कौन से धातु का उपयोग नहीं करते थे दोस्तों? सिंधुवासी कौन से धातु का उपयोग नहीं करते थे निम्न में से? तो सिंधुवासी जो थे दोस्तों, वो लोहा का उपयोग नहीं करते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है? सिंधु सभ्यता नर्तकी की मूर्ति कहाँ मिली है? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर है मोहनजोदारो। सिंधु सभ्यता नर्तकी की जो मूर्ति है वो मोहनजोदारो में मिली है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए? किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के, कौन सा ऐसा राजा महाराजा था जो स्वर्ण सिक्का जारी किया था दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि हिंदू यूनानी जो थे दोस्तों, वो स्वर्ण सिक्का सर्वप्रथम भारत में जारी किया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि शक संवत का आरंभ किसने किया? शक संवत का आरंभ किसने किया दोस्तों? शक संवत का आरंभ जो किया था दोस्तों, वो कनिष्क ने किया था। ठीक है दोस्तों, ये कनिष्क आंसर ऑप्शन जो डी आंसर है दोस्तों, वो सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? ठीक है दोस्तों, तो किसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की? तो सातवाहन जो था दोस्तों, उसने भूमि अनुदान की प्रथा आरंभ की। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मनुस्मृति की रचना काल है। मनुस्मृति की रचना काल है। मनुस्मृति की रचना काल है क्या कि 200 BC से 200 AD, मतलब 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, ये जो है दोस्तों मनुस्मृति की रचना काल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मृक्ष कतिकम रचना है। मृक्ष कतिकम रचना है। मृक्ष कतिकम रचना है, किसकी रचना है दोस्तों? मृक्ष कतिकम तो हम सब जानते हैं कि ये शूद्रक की रचना, मृक्ष कतिकम शूद्रक की रचना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि चैत्य क्या है? चैत्य क्या है? चैत्य क्या है दोस्तों? चैत्य क्या है? ठीक है दोस्तों, तो हम सब जानते हैं कि चैत्य एक पूजा स्थल है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 12 अंग संबंधित हैं। 12 अंग संबंधित हैं। 12 अंग किससे संबंधित है दोस्तों? तो 12 अंग जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि संगम साहित्य की रचना हुई। संगम साहित्य की रचना कहाँ हुई दोस्तों? संगम साहित्य की रचना कहाँ हुई? ठीक है दोस्तों, संगम साहित्य की रचना कहाँ होगी? तो हम सब जानते हैं कि संगम साहित्य की रचना जो हुई दक्षिण भारत में होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि
सात वाहनों का सबसे महान शासक कौन था? सात वाहनों का सबसे महान शासक कौन थे दोस्तों? सात वाहनों का सबसे महान शासक कौन थे? तो सात वाहनों का सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी। ठीक है दोस्तों, ये जो था ये ऑप्शन सी जो है दोस्तों इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अकबरनामा की रचना किसने की थी? अकबरनामा की रचना हम सब जानते हैं दोस्तों, अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अकबर का वित्त मंत्री कौन था? अकबर का वित्त मंत्री कौन था दोस्तों? कौन था अकबर का वित्त मंत्री? तो हम सब जानते हैं कि टोडरमल जो था दोस्तों वो अकबर का वित्त मंत्री था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मुगल कालीन चित्रकला किसके काल में चरमोत्कर्ष पर पहुंची? ठीक है दोस्तों, मुगल कालीन चित्रकला दोस्ती कौन से बादशाह के काल में एकदम चरम सीमा पर पहुंची थी दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि चित्रकला जो है दोस्तों सबसे ज्यादा चित्रकला को प्रोत्साहन जहांगीर ने दिया था। ठीक है दोस्तों, तो जिसका ऑप्शन जो है दोस्तों वो जहांगीर, ऑप्शन सी सही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि लाडली बेगम किसकी पुत्र थी? लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? ठीक है दोस्तों, लाडली बेगम किसकी पुत्री थी? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों कि नूरजहां की पुत्री थी लाडली बेगम। ठीक है दोस्तों, नूरजहां, ऑप्शन ए जो है दोस्तों इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण किसने कराया दोस्तों? दिल्ली में चांदनी चौक का निर्माण जहांआरा ने कराया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था दोस्तों? तो भारत का अंतिम मुगल सम्राट हम लोग जानते हैं कि बहादुर शाह जफर, सबसे आखिरी मुगल सम्राट जो था वो बहादुर शाह जफर था। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि गोपरूम से क्या समझते हैं? गोपरूम से क्या समझते हैं दोस्तों? गोपरूम क्या है दोस्तों? मंदिर का प्रवेश द्वार, गाय का एक प्रकार, या भू राजस्व का एक प्रकार, या नृत्य की एक शैली? गोपरूम क्या है दोस्तों? तो गोपरूम जो है दोस्तों मंदिर का एक द्वार होता था दोस्तों, जिसको कहते थे गोपरूम। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि तेनालीराम का संबंध जो दोस्तों वो विजयनगर राजवंश से था दोस्तों। तो ऑप्शन ए इसका जो है दोस्तों इसका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि बल्लमाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था? बल्लमाचार्य का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि बल्लमाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे दोस्तों? तो बंगाल के प्रसिद्ध संत दोस्तों चैतन्य महाप्रभु, ऑप्शन ए जो है दोस्तों इसका सही आंसर है। चलिए दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सुल्तानुल हिंद किसे कहा जाता है? सुल्तानुल हिंद किसे कहा जाता है दोस्तों? सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो है दोस्तों उनको कहा जाता है सुल्तानुल हिंद। ठीक है दोस्तों, जिनका मजार अजमेर शरीफ में है। ठीक है दोस्तों, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तानुल हिंद कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है दोस्तों? तो यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को कहा जाता है दोस्तों। यात्रियों का राजकुमार हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार, ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, तो अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कैप्टन हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? कैप्टन हॉकिंस किस मुगल सम्राट के दरबार में आया था दोस्तों? तो हम सब जानते हैं कि कैप्टन हॉकिंस तो आया था दोस्तों वो जहांगीर के दरबार में आया था। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि जोतदार प्रायः कहाँ रहते हैं? जोतदार जो होते हैं दोस्तों वो ज्यादातर कहाँ रहते हैं? प्रायः कहाँ रहते हैं जोतदार? तो हम सब जानते हैं कि जोतदार जो होते हैं दोस्तों वो अक्सर गाँव में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जोतदार कहाँ रहते हैं अक्सर? तो वो गाँव में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना जाता है? अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी किसे माना जाता है? अस्थायी बंदोबस्त में भूमि का स्वामी जो माना जाता है दोस्तों वो जमींदार को माना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है दोस्तों कि अवध के साथ वेलेजली ने सहायक संधि कब किया? अवध के साथ वेलेजली ने सहायक संबंधी कब किया दोस्तों? तो अवध के साथ जो है दोस्तों उनने सहायक संधि कब किया? तो 1801 में किया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ आरंभ हुआ था? 1857 का जो सिपाही विद्रोह था दोस्तों वो कहाँ आरंभ हुआ था? तो दोस्तों वो मेरठ जो था मेरठ में आरंभ हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि 1857 में बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था?
1857 में जो बिहार का में विद्रोह हुआ था दोस्तों, 1857 का विद्रोह, उसमें बिहार का नेतृत्व बिहार में किसने आगे, जो बिहार में सबसे आगे कौन थे दोस्तों, तो उसमें जो है दोस्तों वीर कुंवर सिंह का नाम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन सी जो है दोस्तों इसका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि प्लासी किस राज्य में स्थित है, प्लासी किस राज्य में स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो हम सब जानते हैं कि प्लासी जो है दोस्तों स्थित है वो बंगाल में स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो हम सब जानते हैं कि 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय बनाया था, 1773 ईस्वी में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत की राजधानी कोलकाता की जगह दिल्ली को कब लाया गया। भारत की राजधानी दोस्तों दिल्ली से पहले कोलकाता थी, तो कब दिल्ली बनाया गया, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों वो 1911 में, 1911 में भारत की राजधानी को दिल्ली बनाया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारत में जनगणना कब से प्रारंभ किया गया। भारत में जो जनगणना प्रारंभ हुआ दोस्तों, तो वो कब से हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो भारत में जनगणना प्रारंभ हुआ दोस्तों वो 1872 ईस्वी से जनगणना प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि बंगाल विभाजन किस वायसराय ने कराया था। बंगाल विभाजन के टाइम में कौन सा वायसराय था दोस्तों, तो बंगाल विभाजन के टाइम में जो था दोस्तों वो करजन पड़ी एक वायसराय था, वो बंगाल विभाजन के टाइम में था। ऑप्शन बी इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सूरत फोर्ट कब बना। सूरत फोर्ट कब बना। ठीक है, सूरत फोर्ट कब बना दोस्तों, तो हम सब जानते हैं कि 1907 में सूरत फोर्ट बना। ठीक है दोस्तों, ये इसका आंसर ऑप्शन बी जो है दोस्तों इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि खिलाफत आंदोलन कब हुआ। खिलाफत आंदोलन कब हुआ। खिलाफत आंदोलन कब हुआ, तो हम सब जानते हैं कि 1920 में जो है दोस्तों वो खिलाफत आंदोलन हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र की मांग कब की। मुस्लिम लीग ने जो दोस्तों मुसलमानों के लिए अलग से एक राष्ट्र बनाने की मांग की थी, तो उस मांग को उन्होंने कब किया था, तो 1940 में जो दोस्तों उसका मांग किया था कि मुस्लिमों के लिए अलग राष्ट्र बने। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर भीमराव अंबेडकर, क्योंकि संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही थे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। तंबाकू का सेवन जो किया दोस्तों वो सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया, तो तंबाकू का सेवन जो है दोस्तों वो अकबर ने सबसे पहले किया था। अकबर ने सबसे पहले तंबाकू का सेवन अकबर ने सबसे पहले किया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि तंबाकू पर प्रतिबंध किस शासक ने लगाया था। तंबाकू पर जो प्रतिबंध, तंबाकू पर जो रोक लगाया था दोस्तों, तो वो किस शासक ने लगाया था, तो हम सब जानते हैं कि तंबाकू पर रोक जो लगाया था वो जहांगीर ने लगाया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा था दोस्तों कि उसमें मैंने बताया कि शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का जो दरगाह है दोस्तों वो अजमेर में स्थित है दोस्तों। अजमेर में जो है दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ। स्थापत्य कला का सर्वाधिक विकास शाहजहां के टाइम में हुआ था दोस्तों। शाहजहां जो है इसका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, 44 का जो सी है वो सही आंसर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है। आलमगीर के नाम से कौन सा मुगल बादशाह जाना जाता है। ठीक है, आलमगीर के नाम से जो जाना जाता है दोस्तों वो औरंगजेब जाना जाता है। औरंगजेब का नाम था आलमगीर। ठीक है, ऑप्शन डी जो है दोस्तों इसका आंसर सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि आमुक्त माल्याद किसने लिखी। आमुक्त माल्याद एक किताब है दोस्तों, वो किसने लिखी, क्या हरिहर वन ने लिखी, या भुक्का वन ने, या देवराय वन, या कृष्ण देव राय। ठीक है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे, तो इसमें से सही जो ऑप्शन है दोस्तों वो कृष्ण देव राय, तो कृष्ण देव राय ने लिखी थी दोस्तों आमुक्त माल्याद। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि कौन सा विदेशी यात्रा घोड़ों का व्यापारी था। कौन सा विदेशी यात्री घोड़ों का व्यापारी था। कौन सा विदेशी यात्री था जो घोड़ों का व्यापारी था, तो हम सब जानते हैं कि अपना सिनिकितन, या फिर फरनाओ नुनीज, या फिर निकोलो कोंटी, कौन सा, या फिर ए एंड बी बोथ। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ए एंड बी बोथ, मतलब ए वाला भी सही है दोस्तों और बी वाला भी इसका आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि निम्न में से पुर्तगाल
यात्री कौन था? निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? तो निम्न में से पुर्तगाली यात्री कौन था? एडो बारबोसा या डेमिगोस पेरिस या फर्नाओ नूनीज या इनमें से सभी? कौन सा पुर्तगाली यात्री था दोस्तों? इनमें से जो सभी है दोस्तों, वो तीनों जो है दोस्तों ये पुर्तगाली यात्री था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी सही है। फिर से अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इब्न बतूता किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता जो था किस सुल्तान के शासनकाल में भारत आया था? तो अब हम सब जानते हैं कि इब्न बतूता जो दोस्तों वो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में जो आया था, वो इंडिया आया था, वो भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि अल्बेरूनी किसके साथ भारत आया? अल्बेरूनी किसके साथ भारत आया? अल्बेरूनी किसके साथ भारत आया? तो हम सब जानते हैं कि अल्बेरूनी जो था वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ठीक है दोस्तों, अल्बेरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। तो ये था आखिरी क्वेश्चन, इसका आंसर जो है दोस्तों वो ए है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो 50 क्वेश्चन हमने कराए हैं दोस्तों, ये ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये हमने पिछले साल के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को उठाया है यहाँ पे, और जो आने वाले जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों मॉडल सेट में, ठीक है, तो वहाँ से भी उठाया है। तो ये 50 क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ से आप 50 क्वेश्चन कर लें तो आपका समय बहुत ही ज़्यादा बच जाएगा, क्योंकि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत होगी नहीं क्वेश्चन को। ठीक है दोस्तों, वीडियो को अंत तक देख लिया होगा आपने दोस्तों, तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और हर वीडियो अगर आपको टाइम पे मिल जाएगा दोस्तों तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि इस लॉकडाउन में आपको तैयारी जो है दोस्तों अच्छी तरह से होनी चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।